राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब केवल कांग्रेस ही हरा सकती है भाजपा को, किसी और पार्टी में दम रही नहीं। हरियाणा की एक रैली में उन्होंने ये दावा कर दिया है। बहरहाल जो भी विपक्ष की राजनीति बन रही है, उसको अगर वो ठीक से अपने आप को बना ले, कुछ अपना ढांचा खड़ा कर ले, कुछ शक्ल सूरत उसकी बन के आ जाए सामने, लोगों को दिखाई देने लगे कि ये विपक्ष की राजनीति है, तो जो हालात बन रहे हैं वो हालात उसके बहुत तेजी के साथ अनुकूल हो सकते हैं। क्योंकि सरकार खाड़ी युद्ध के कारण इस कगार पर खड़ी हुई है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। कल से ही ये कहा जा रहा है, ये तर्क आंकड़े पेश किए जाने लगे हैं और पेश करवाने में सरकार का भी हाथ होता है कि भाई तेल कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कीमतें तो बढ़ानी ही पड़ेंगी, दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे उसके। लेकिन जैसे ही ये दाम बढ़े, वैसे ही जाहिर है कि महंगाई का बम जो पहले से ही थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे विस्फोट कर रहा था, एक बहुत बड़ा विस्फोट उसका होगा। तो ये जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो आर्थिक परिस्थिति है, लोगों की जिंदगी पे पड़ने वाला असर है, इससे राष्ट्रीय राजनीतिक जो माहौल है वो किस तरह का बनेगा, मैं चाहता हूं कि आप जरा इसका एक 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 विहंगम दृष्टि इसके ऊपर डालें। जी। बिल्कुल, आपने धन्यवाद आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है हरियाणा में, और जो बयान उन्होंने बंगाल में दिया चुनाव के बाद, दोनों में बड़ा अंतर है। बंगाल में वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करने गए, हालांकि चुनाव में जो उनका भाषण था वो, चूंकि अलग अलग लड़ रहे थे तो बिल्कुल आमने सामने होने वाला था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने भाषण दिया, उसमें वो इंडिया गठबंधन चाहते थे। तमिलनाडु में उन्होंने बिना डीएमके से बात किए समर्थन दे दिया था, जिससे वहाँ उन दोनों में कड़वाहट हो गई थी। हालांकि बाद में स्टालिन ने अभी लास्ट बयान दे के कुछ उसको माइल्ड किया है। तो जो परिस्थिति है उसमें एक्चुअली तो राहुल गांधी को ही ये डिसाइड करना है कि वो दरअसल क्या करना चाहते हैं। वो उनके कन्फ्यूजन से बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, बाकी लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ। अभी वो रहेंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे, इसलिए कि बहुत सारे उनके अंतर विरोध हैं। और जो चुनाव हारता जाएगा वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, पिछड़ता जाएगा, क्योंकि विपक्ष में वही सत्ता में रहने के लायक अपनी पार्टी को बचा सकता है जो 2-3 चुनाव लगातार न हारे। कांग्रेस की परिस्थिति वाला कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। कांग्रेस तो कर गई, फिर भी इस बार 100 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन जो भी एक चुनाव हारा और 2 चुनाव हार गया, मान लीजिए 27 का चुनाव अखिलेश अगर नहीं जीते तो उत्तर प्रदेश में भी दूसरी चर्निंग शुरू हो जाएगी, उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से टूटने लगेगी। वैसे ही जैसे लालू की पार्टी का इस समय बिहार में हाल हो रहा है, और ममता बनर्जी के साथ भी यही होगा। अभी तो पहला चुनाव वो हारी है, इसमें ही उनकी पार्टी में काफ़ी छीजन होगी। बहुत सारे एमएलए वीडियो वगैरह बना के गलतियों पे उंगलियां रख रहे हैं कथित तौर पर, या पता नहीं वो रास्ता तलाश रहे हैं कि कल वो, क्योंकि सब लोग संपर्क में है। जो मुख्यमंत्री जिसको बनाया गया है वो तो तृणमूल कांग्रेस के ही सज्जन है, यूथ कांग्रेस से उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, तो 40 साल से कांग्रेसी, 30-35 साल से थे कांग्रेसी, फिर तृणमूली, तो वो सबको एक एक जानते हैं, सब उनको भी जानते हैं। और वो बहुत हमेशा तृणमूल में भी टॉप पे रहे, अब तो मुख्यमंत्री ही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि तृणमूल के एक बड़े हिस्से को आप भविष्य में उन्हीं के साथ पाएं। एक तो ये कठिनाई है। अब आपको ये नहीं लगता है शीतल जी कि जो तृणमूल के 29 एमपी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, इनके अंदर भी कोई बड़ी टूट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इंजीनियर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सभी राजनीतिक दलों की समस्या ये है कि जो राज्यों में है, क्योंकि चुनाव का खर्च वर्च बहुत बढ़ गया है, तो और इन लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन है। ये कोई भी देखिए, टीके विजय एक निकला और उसने तमिलनाडु में इतने दिनों के द्रविड़ काल को परास्त करके जगह बना के वो आगे निकल गया। तो जगह है, लेकिन नए के लिए है। इन चेहरों पर लोग नहीं मोहित हो रहे हैं, ये साफ है।
ये सब तिकड़मों के जरिए वहाँ हैं, जहाँ थे, जहाँ से पदच्युत हो रहे हैं। तो ये तिकड़में इनको कब तक वहाँ रखेंगी, मुझे शंका होती है। अब राहुल गांधी के पास ये चांस था, क्योंकि उनको लेके एक विक्टिमहुड उनके पक्ष में जनरेट हो रहा था और युवा उनसे जुड़ रहे थे। कुछ सवाल उन्होंने आइडियोलॉजिकल अपनी कांग्रेस में अडॉप्ट कर लिए थे, जिनको लेके वो कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे। कई बार वो क्रोनी कैपिटल के खिलाफ नाम लेके हमला करने की हिम्मत दिखाते हुए मिलते हैं, जो इनमें से कोई नहीं दिखाता। मेरी आलोचना का एक प्रमुख बिंदु यही है, जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, उसमें जो ये पार्टियां हैं जिनको बुर्जुआ पार्टी मार्क्सिस्ट उसमें कहते हैं, तो मतलब नॉन कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं, इन सब में ये कोई अडानी अंबानी से लड़ना नहीं चाहते, इनमें सबके इंटरेस्ट है उधर। इवन कांग्रेस के ज्यादातर सत्रपों के इंटरेस्ट वहाँ है। मैं बहुत सी चीजों का प्राइवी भी हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ जो बहुत सारे मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर केंद्रीय मंत्री रहे, लंबे समय तक इन लोगों से वो उनका आर्थिक और अन्य तरह का साहचर्य है, तो इसलिए वो तो कभी कोई लड़ेंगे नहीं। तो और लड़ाई जो है वो क्रोनी कैपिटल से ही है। अब पॉलिटिकल लड़ाई वही लड़ पाएगा जो इसको नाम लेके आएगा। आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका में अब डेमोक्रेट्स जो है, जो वहाँ अब कहा जा रहा है कि वो शायद उम्मीदवार बने, उनका एक अच्छा नाम है, अभी नया नया आया है, मैं भी अभी हाल में ही पढ़ा मैंने, तो वो कह रही है, वो तो नाम लेके, और उनके खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट ने अभियान छेड़ दिया है, तो एकदम कैपिटलिज्म को नंगा कर रही है कि इस दौर का कैपिटलिज्म क्या है। 1400-1500 लोगों के लिए हम 32 करोड़ 34 करोड़ लोगों को भिखारी बना के रखेंगे। सीधी बात की है उन्होंने भी, एक पॉडकास्ट में बहुत मशहूर है, उसके टुकड़े टुकड़े चल रहे हैं। कोई महिला है वो, मेरा ख्याल मैक्सिकन है या क्या है उनकी ओरिजिन, मैंने उनकी पोस्ट डाली थी, नाम मेरे जुबान पे चढ़ा नहीं है। जी आज समय बहुत पॉपुलर है वो, इंटरनेशनल पार्लेंस में बहुत है। सीधी बात हो रही है। तो ये वक्त आ गया है कि अब राजनीति एक्सेप्टेंस उसकी होगी जो नया होगा, कम दाग हो, और जो हु कैन कॉल स्पेड ए स्पेड। ये गोल मोल क्योंकि एक पक्ष ने तो बीजेपी और आरएसएस और जो इस समय केंद्रीय सत्ता है, जो बहुत बड़ा उसका आकार हो चुका है, सांगठनिक, आर्थिक और कब्जे का, इंस्टीट्यूशंस पे उसके कब्जे का, कोर्ट्स, सब चीज उसके साथ है। एक तो उससे लड़ना आसान नहीं है, दूसरे उससे इस तरह से तो लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है जिस तरह से हमारा अपोजिशन लड़ना चाहता है। ममता बनर्जी एकाएक, उनको अब लेफ्ट भी चाहिए और फलाना भी चाहिए, और उनको अब खाली है, अब केंद्रीय राजनीति करनी, ये सब ढोल केजरीवाल की तरफ हट के नष्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, कुछ दिन पहले कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, उन्होंने इतने लोगों को मारा काटा है, वहां उनके साथ कौन जाएगा। हाँ, यहाँ दिल्ली में हम नहीं जानते उन चीजों को, वहां जाइए फील्ड में, उन लोगों के सबके गांव गांव में लाशें पड़ी हुई तो वो उनकी जमीन है बंगाल। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाहर हाथ निकालने के प्रयास नहीं किए थे। गोवा लड़ने गई थी, 4-5% वोट मिला था, बहुत खर्च किया था, आईपैक को लगाया था। उत्तर पूर्व के हर राज्य में लड़ चुकी हैं। इस चुनाव में आसाम में लड़ी थी, 1% वोट मिला है। सब राज्यों में लड़ चुकी है, त्रिपुरा समेत कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वो सब प्रयास हाथ पैर अपने को बढ़ाने के और राष्ट्रीय पार्टी बनने का वो करके फेल हो चुकी है। लेकिन ये जरूर था कि उनके पास, चूंकि बंगाल था, बंगाल से वो 28-30 एमपी उनके पास होते थे, कभी 35-36 भी होते थे। वो एक बड़ी ताकत होते थे, एक बड़ा ब्लॉक। विपक्ष चूंकि इस लायक कांग्रेस बची नहीं थी कि अकेले 200-250 लाती, तो उसको भी 30-30, 35-35 वाले हर ब्लॉक की जरूरत हुआ करती थी। ये दौर चला, तो इस वजह से इन सब की भूमिका बड़ी हो गई, और बड़ी होते ही इन लोगों ने उसकी कीमत वसूल ली। खूब पैसे कमा लिए, खूब करप्शन कर लिया, और अपने आप को नष्ट कर लिया। अब पैसे तो हैं इनके पास, लेकिन नए आने वाले पैसे खत्म हो गए, और जो पैसे हैं उस पर अमित शाह की आंख है। जैसे उसने अब केजरीवाल के लिए जो एक दो लोग पैसा वैसा यहाँ लेने की जिन पे आरोप थे, उन पे सब पे छापे ईडी के पड़ गए। केजरीवाल ने उनके यहाँ से निकले हुए 6-7 सांसदों को दंड देने के लिए तुरंत मुकदमे लिखा दिए थे। संदीप पाठक अपने घर से भागे, उनके यहाँ पंजाब पुलिस पहुंच गई थी। एक राजेंद्र गुप्ता नाम का एमपी था, उसके घर, उसके फैक्ट्री में पॉल्यूशन बोर्ड का छापा पड़ गया था। वो सब आए अमित शाह के यहाँ, उन्होंने कहा होगा कि सर देखिए, हम तो आपके साथ आ गए, हमारे साथ क्या हो रहा है।
शाह ने तुरंत ईडी को कहा होगा। तो इनके लिए जो पैसे वैसे लेते थे, कहा जाता है, पता नहीं सच क्या है, लेकिन नाम तो आया है, एनआई की खबर में भी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित। तो पहले तो उसके छापा पड़ा, और 9वीं मंजिल से उसने नोट वोट के बोरे फेंके, तो नीचे फट गए, वो सब फोटो आए। हाँ, और दूसरा अभी संजीव अरोड़ा को, जो इनका मंत्री बना रखा था जिन्होंने, जिसने राज्यसभा की सीट छोड़ी थी, कहा जा रहा था उस पर केजरीवाल लड़ेंगे, तो उसको पकड़ी ले गई है और 15 दिन का रिमांड या 7 दिन का रिमांड उसको लिया है। तो वो भी कहा जाता है कलेक्शन करता था, पता नहीं। अब चूंकि आप ही के यहाँ से निकल के वो सज्जन जो हैं चड्ढा साहब उधर हैं, चड्ढा साहब को आपने पंजाब में पैरेलल मुख्यमंत्री बनाया था, उसका मतलब क्या है कोई भी समझ सकता है। जिस तरह के लोगों को आपने राज्यसभा के टिकट दिए, कोई भी समझ सकता है कि उसका क्या मतलब था। अब आप कितना ही जोर से क्रांतिकारी बने, जैसे आप कोर्ट वगैरह में किया केजरीवाल ने, वो ट्रैक्शन नहीं आया, क्योंकि आप उतर गए निगाह से। अब उस पे मुलम्मत चढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए इस समय एक ही आदमी पॉलिटिक्स कर सकता है अगर उसको आए और उसमें गट्स हो, उसका नाम है राहुल गांधी, जिसके नाम पे ट्रैक्शन है समाज में। सही बात। लेकिन क्या वो कर पाएगा, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। आप दे तो बेहतर। मुझसे, मैंने तो अपने मन का कहा, अब मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। 10 मिनट आप भी इस देश की परिस्थिति को बताएं। हमारी आपकी तो बातचीत ऐसे ही होती है, जी जी जी। आप भी सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूँ। देखिए, जमीन तो राहुल गांधी के पास है। मतलब राहुल गांधी के पास वो मसाला है जिसका अभी आपने जिक्र भी किया, और वो जमीन भी है जिस पर खड़े होकर वो विपक्ष की राजनीति का नेतृत्व कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की मुहिम चल रही थी, उस वक्त एक सर्वेक्षण ने, जो आमतौर पर जो ओपिनियन पोल वाले होते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई जनता की निगाह में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन है, सबसे उम्मीदवार आगे कौन है, तो सब जगह नरेंद्र मोदी निकलते हैं आगे। लेकिन मुझे देख के ये ताज्जुब हुआ कि उस सर्वेक्षण में राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी से भी आगे था। इसी तरह पंजाब में जब सर्वेक्षण होता है तो वहां पर राहुल गांधी का नाम नरेंद्र मोदी से आगे निकलता है। दक्षिण भारत में जब सर्वेक्षण होता है, तमिलनाडु में सर्वेक्षण होता है, दक्षिण भारत में तो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है नहीं, दावेदार नहीं है, तो वहां राहुल गांधी का ही नाम होता है। तो देश के एक बहुत बड़े हिस्से में, छोटे नहीं, और जिस वक्त 2024 के करीब तो उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए थे। अच्छा, अब राहुल गांधी को हम पसंद करें या नापसंद करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनी स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता मुकाबला दे सकता है तो वो राहुल गांधी ही दे सकते हैं। तथ्य भी ये बता रहे हैं, और जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते हैं, जैसे उन्होंने जाति जनगणना का सवाल उठाया, मैं नहीं मानता हूं कि जाति जनगणना होने से कोई बड़ा भारी परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनियां पैदा हुई, और उनको लगा कि जिस तरह की हिंदू एकता हम चाहते हैं, हिंदू राजनीतिक एकता चाहते हैं, संघ को भी लगा जाति जनगणना उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा कर देगी। वो गड़बड़ क्या पैदा कर देगी ये किसी को नहीं पता, उनको भी नहीं पता है, मतलब अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एक इस तरह की चीज है जिससे आगे जाके कुछ गड़बड़ हो सकती है, और राहुल गांधी उसके ऊपर लगातार जोर देते रहे हैं। इसी तरह राहुल गांधी ने ऐसी कई चीजें और उन्होंने उठाई हैं। उन्होंने जो जो क्रोनी कैपिटलिज्म का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी हिम्मत के साथ उसको उठाया और लगातार उठाना जारी रखा, बावजूद इसके कि ना उन्हें कांग्रेस से उपयुक्त समर्थन मिला और ना ही विपक्ष से उसका समर्थन मिला। तीसरा एक और काम राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने चुनाव प्रणाली के ऊपर और संस्थाओं के ऊपर जो कब्जा है बीजेपी का, और चुनाव आयोग को जिस तरह से बीजेपी ने अपना अपना दास बना लिया है, प्यादा बना लिया है, उसके ऊपर लगातार उन्होंने हमला किया। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सबूत पेश किए कि किस तरह वोट चोरी होती है। तब कोई भी इनके साथ में नहीं था। ममता बनर्जी सब उनको व्यंग से देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, सब लोग आओ एकजुट हो जाए उसमें। तो राहुल गांधी का जो वोट चोरी का मुद्दा था, वो भी हारे हुए क्षेत्रीय शक्तियों के नेताओं को अब लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाने से शायद संघर्ष की कोई एक जमीन बचे। तो कुल मिला के विपक्ष का जो विपक्ष के ग्राफ में जो गिरावट आई है पिछले दिनों राज्यों की राजनीति में पराजय के चलते, उसमें केवल एक ही व्यक्ति है जिसके ग्राफ में गिरावट नहीं आई है, और वो व्यक्ति है राहुल गांधी। इसीलिए टक्कर तो वही ले सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए वो जब तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री विजय शपथ ले रहे थे, तो वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे वहां पर, हैं।
तो सोशल मीडिया पर उससे एक एक हवा बनी। अब वो हवा, इस तरह की हवाएं जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं। वो तभी स्थायी बन पाती हैं जब तक उनको संगठन का आधार ना मिले, संगठन उसको एक इंजन की तरह आगे हवा को और ना खींचे। मतलब एक बड़ा फैन, संगठन एक बड़ा पंखा होता है जिसके जरिए उस हवा को आगे बहाया जाता है। तो वो ये चीज केवल राहुल गांधी के ही पास है। समस्या ये है कि उनका संगठन बड़ा कमजोर है और उनका आला कमान भी कमजोर है। आला कमान में भी विश्वास नहीं है। अब केरल का मुख्यमंत्री चुनने के नाम पर जो कांग्रेस में हायतोबा मची हुई है, आला कमान बैठता है, खरगे साहब बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, वो खुद भी नहीं तय कर पा रहे हैं किसको बनाए। अच्छा, आम लोग, कांग्रेस का संगठन केरल का सतीशन के साथ है। माना जाता है कि सतीशन ने ही पूरे चुनावी मुहिम को इस तरह प्लॉट किया कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सड़क पे उनके पक्ष में जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन ये वेणुगोपाल को विधायकों में से बड़ा हिस्सा ऐसा सुनने में आया है कि वो वेणुगोपाल के साथ है। अब वो कैसे उनके साथ हो गया? अगर सतीशन ने पूरा चुनाव प्लॉट किया है तो विधायक उनके साथ कैसे हो गए? ये प्लांटेड खबर भी हो सकती है। लेकिन ये इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब वेणुगोपाल को हम लोग जानते हैं, वो दिल्ली में आला कमान में सक्रिय रहते हैं और कभी उनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कोई प्रभावित कर रहे हो। मतलब नहीं, मैं एक बात बताऊं भैया, जी जी, उनके बारे में बहुत नकारात्मक छवि है संगठन में। जी जी, इतनी नकारात्मक है कि तमिलनाडु की महिला अध्यक्ष ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, मैं उस दोहराऊंगा नहीं क्योंकि हाँ, गंदे आरोप है। हम्म, लेकिन इस तरह की स्थिति आपके अगर आसपास है, हम्म, और यही सब राहुल गांधी की जो कमजोरियां हैं बहुत सारी, हम्म, उनमें से एक बड़ी भारी कमजोरी ये है कि उनके पास निश्चित तौर पर उनका जो सेकंड सर्कल है वो इतना अच्छा नहीं है हम्म, जो उस कमी को पूरा करे हम्म, जो किसी भी नेता के लिए कमी बनती है, हम्म, और वो होती है लोगों से मिलने जुलने की कमी। हम्म, हर नेता, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, लोगों में एक तमन्ना होती है उसके साथ साहचर्य की, उसके साथ एक सेल्फी हो जाए। बिल्कुल, मोदी ने इस सब चीजों को करने के लिए बहुत सारे टूल्स किए, अपने फोटो के साथ फोटो लगा के फोटो वो बनवाना, ये सब बहुत सारे किए। लेकिन अब मोदी का वो काम खत्म हो चुका है, उससे वो ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास अब एक भारी संगठन है जो उनकी सब चीजों को ढक सकता है। मीडिया कंट्रोल है, अन्य है, साधन है। कांग्रेस को तो ये सुविधा नहीं है, राहुल गांधी को नहीं है। तो राहुल गांधी के आस-पास तो उन्हें बिल्कुल ऐसे 10-20 लोग जो हों वो चाहिए। एक, सर्वसुलभ हों वो, सभ्य हों, एरोगेंट ना हो, और तीसरी बात, उन पर इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो भले ही उनका दोष है कि नहीं है, प्रणाम करके दूसरे कामों में उनको हटाना चाहिए। अब ये वो करने की उनकी क्षमता है कि नहीं, यही सब उनको प्रूव करेगी कि भविष्य में वो चीज़ों को अपने पक्ष में क्या उस तरह से मोड़ने की क्षमता रखते हैं, जिसकी संभावनाएं तैयार हो रही हैं। एक्चुअली इस देश को इस समय एक आंदोलनकारी नायक चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बताया जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, इस देश में डिमांड कर रही हैं उसकी। लेकिन क्या उस डिमांड पर, ये तो बिल्कुल सही है कि बाकी जितने सत्रप हैं ये सब डिस्क्रेडिटेड है। हाँ, अब ये कहीं ये सब अपने अपने को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमें क्या बचाएंगे, ये अपने को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक बात, ठीक तो बात। जो समाज की लड़ाई है वो लड़ने के लिए समाज नायक ढूंढ रहा है। और इसमें बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ढंग से आंकड़ों सहित उसको तथ्य दे दिया कि वो संभावना या मौका मिलता है, इतिहास किसी किसी को मौका देता है। तो आज का वर्तमान राहुल गांधी को ये मौका दे रहा है। वैसे उसने पहले भी दिया है उनको मौका। अब उनको खरा उतरने का सवाल है, और निश्चित तौर पर इस तरह की कोठरी के साथ वो खरे नहीं उतर सकते। ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल उन्हें ऐसा सर्वसुलभ, नॉन एरोगेंट और एक बेहतरीन टीम उनको चाहिए चारों तरफ, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। रादर बड़ा क्या, महाद्वीप है ये देश, नहीं महाद्वीप। इस महाद्वीप में इतनी धाराएं हैं, इतनी चीजें हैं कि बहुत बड़ी टीम की जरूरत है। और उनमें सब में एक चीज सबसे प्रमुख है कि वो एरोगेंट ना हो, नंबर 1, और सर्वसुलभ हो, नंबर 2। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी में बाकी सारी चीजें हैं जिनसे, और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे लिए हैं, अगर उन मुद्दों पे वो कंसिस्टेंट रहते हैं, उस पे जो भी वो
और रेगुलर स्टडी करके, रेगुलर मॉनिटरिंग करके उन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, ही कैन बी एन एक्सेप्टेड हीरो ऑफ द सोसाइटी टुमारो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा कि इसको उपमहाद्वीपीय ये देश है, महादेश कहता हूँ मैं इसको, और इसको उर्दू उर्दू में हम लोग वो लोग बर्गे सगीर बोलते हैं उपमहाद्वीप को, मतलब जी, ये इस तरह का देश है इसके अंदर, और उसमें एक देश के अंदर कई देश हैं। अब जैसे तमिलनाडु जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम और आप, तो तमिलनाडु तो एक तरह से तकरीबन हमारे लिए विदेश है। एकदम, हाँ, एकदम, यस। एकदम विदेश है। अब वो तो दक्षिण भारतीय खाना सारे देश में लोकप्रिय हो गया है, तो उसके ज़रिए हम लोग उसे दक्षिण भारतीय खाने के ज़रिए तमिलनाडु दक्षिण भारत से जुड़ते हैं। लेकिन अ, स्थिति ये है कि वहाँ की पार्टियों के नाम भी हम लोगों को याद नहीं होते। नहीं, हम कुछ नहीं जान, जैसे कुछ हमारा नहीं जानते। हमारे समाज के साथ तो नॉर्थ इंडियन समाज के साथ बड़ा गजब। हुँ, यूरोप में हम सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजों को जानते हैं। हुँ, हम फ्रेंच लोगों को नहीं जानते ढंग से, जर्मन को नहीं जानते, इटालियन को नहीं जानते, पोर्चुगीज को नहीं जानते। भारत में हम मलयाली लोगों को थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि उनकी नर्सेज और हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा बहुत शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद की। हुँ, बाकी हम, अब आप सही कह रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों को नहीं जानते, आंध्रा को नहीं जानते, तेलंगाना को नहीं जानते, कर्नाटक में थोड़ा बहुत जानते, बाकी नहीं जानते। सही बात यही, वहाँ के लेखकों को नहीं जानते, वहाँ के आर्टिस्टों को नहीं जानते, वहाँ के बिल्कुल। समाज सुधार के बड़े बड़े लोग हुए हैं उनको नहीं जानते। तो ये तो है।